आई एम श्रेष्ठ अनुपम। मैं भागलपुर बिहार से आता हूँ। यहीं पे मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई है। यहीं से मैंने 12th भी और IIT JEE भी क्लियर किया है। उसके बाद मैंने IIT दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT दिल्ली इन 2018। In 2018 I gave my first attempt in the civil services examination, in which I couldn't clear the examination. This was my second attempt and I cleared it this time with All India rank 19th. My father is Mr. Dilip Kumar Amar. He is the operational head of Jayaprabha Mahila Vikas Kendra, which is an NGO. My mother, Srimati Asha Devi, is the treasurer in the same NGO, and she is also a homemaker. Both my parents are very well educated. My father has done his masters in arts in history from Delhi University, and my mother is an MSc in mathematics. अगर मैं अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मेरा सबसे जो महत्वपूर्ण फोकस था वह कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर था। तो सबसे पहले मैंने जो बेसिक बुक्स हैं, अगर मैं बात करूं मॉडर्न हिस्ट्री में तो स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र, अगर पॉलिटी में बात करूं तो लक्ष्मीकांत, इन्वायरमेंट में अगर बात करूं तो शंकर IAS, तो ये जितने भी बेसिक बुक्स हैं उनको सबसे पहले मैंने कोशिश किया कि 2-3 बार पढ़कर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं। और उसके बाद जब मेरे बेसिक बुक्स कंप्लीट हो गए तो मैंने मेंस के तरफ अपना जो ध्यान आकृष्ट किया। मैंने विजन की मंथली मैगजीन्स जो आती हैं उन मंथली मैगजीन से अपना करंट अफेयर्स पूरा किया और उनसे मेंस में मुझे बहुत मदद मिली। इसके अलावा अखबार पढ़ने पर बहुत फोकस किया मैंने। मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता था और न्यूज़पेपर की एनालिसिस भी, यूट्यूब पे वीडियो भी देखता था न्यूज़पेपर एनालिसिस की। और मैंने अगर मेंस के प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करें तो मैंने आंसर राइटिंग पर विशेष रूप से फोकस किया, क्योंकि इट्स फाइनली आंसर राइटिंग जो आपको मेंस में एक स्टैंड आउट कराती है या जो मेंस में आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती है। तो मैंने कम से कम GS के 20 से 25 टेस्ट दिए और ऑप्शनल में कम से कम 5-6 टेस्ट दिए। और मुझे लगता है मेरी ये आंसर राइटिंग स्ट्रैटेजी और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ने मेरा सफल होने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान दिया। GS1, GS2, GS3 और GS4 ये चारों GS पेपर्स जो हैं इन सब की स्ट्रैटेजी बहुत सिमिलर भी है और थोड़ी थोड़ी भिन्न भी है। GS1 की अगर बात करें तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये आप जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत हद तक आपकी तैयारी वहीं पर मेंस के हिसाब से भी आपको कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो फैक्चुअल नॉलेज है वो सेम रहती है। थोड़े टॉपिक्स ऐड हो जाते हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जिनके लिए सोर्सेज बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। आपको कोशिश करना है हिस्ट्री में, क्योंकि फैक्चुअल ओवरलोड, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको कोशिश करना है कि आप फैक्चुअल और एनालिटिकल दोनों चीज़ों पर इक्वली फोकस करें। सोसाइटी का जो पोर्शन है पेपर 1 GS1 में, वह मेरे लिए बहुत इतना मुश्किल नहीं था, वह आसान था, क्योंकि सोशियोलॉजी ऑप्शनल भी सब्जेक्ट भी रहा है मेरा और सोसाइटी का बहुत पोर्शन वहाँ से भी कवर हो जाता है, इसलिए GS1 करने में मुझे परेशानी नहीं हुई। GS2 में पॉलिटी और गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशंस का के पोर्शंस इंक्लूड होते हैं। पॉलिटी जो आपने प्रीलिम्स में तैयारी की है वो यहाँ पर भी वापस दोबारा बहुत काम आती है, और पिछले 2-3 सालों से सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पॉलिटी में बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, जो आप लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ रखी है या अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ से उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। गवर्नेंस में वंस अगेन मेरी सोसाइटी की जो प्रिपरेशन थी उसने मुझे बहुत हेल्प किया। उसके अलावा मैंने ARC रिपोर्ट्स की समरी पढ़ी थी और ARC की 4th रिपोर्ट जो है वो मैंने पूरी पढ़ी थी, उसने मुझे एथिक्स और गवर्नेंस दोनों में हेल्प किया। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने विजन IAS के पिछले 2 साल के मेंस 365 के नोट्स पूरे पढ़े और उन्होंने मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट करने में हेल्प किया। पेपर 3 की अगर बात करूँ तो इकॉनमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोशल सिक्योरिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मेजर पोर्शंस है पेपर 3 के। इन सब के लिए मैंने विजन की मेंस 365 का पिछले 2 सालों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, इनके खुद के नोट्स बनाए, विजन के वैल्यू एडेड मटेरियल को रेफर किया मैंने, और अपने जो क्लास नोट्स थे अपनी कोचिंग के उन क्लास नोट्स को भी रेफर किया, इन सब के अपने फाइनल नोट्स बनाए और इस तरह GS3 की मैंने तैयारी की। अगर GS4 एथिक्स के प्रिपरेशन की बात करें तो ये बाकी तीनों GS पेपर से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे नहीं बल्कि एनालिटिकल आपकी एनालिटिकल स्किल्स पर फोकस रहता है कि आप कितने अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं। आपकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत मैटर करती हैं यहाँ, आप क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, क्या आप अपने आंसर्स में एथिक्स के कीवर्ड्स जैसे परसिवियरेंस, डिलीजेंस, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, क्या ये आप ला पा रहे हैं। अगर आप ये कीवर्ड्स यूज़ कर पा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलती है एथिक्स के पेपर में। तो चूंकि आंसर राइटिंग मेरा स्ट्रॉन्ग सूट था तो इट हेल्प मी इमेंसली इन माई एथिक्स प्रिपरेशन। और एथिक्स के लिए मैंने खुद से एग्जाम्पल्स बनाए। मैंने
जो मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। मैं बुक्स पढ़ना मेरी हॉबी भी है और यूपीएससी के दौरान भी मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। तो जो मैं बुक्स पढ़ता हूँ उनसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकाले मैंने, रियल लाइफ पर्सनैलिटीज़ के, अपनी ज़िंदगी से भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स निकाले, और ये सब मिलाकर एथिक्स के प्रिपरेशन में मैंने अपने इस अनुभव और इस नॉलेज का उपयोग किया, और एथिक्स के प्रिपरेशन में इससे बहुत हेल्प मिली मुझे। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो मैंने जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं प्रिपरेशन में, जैसे पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा, इकोनॉमी के लिए मृणाल और एनसीईआरटी, ज्योग्राफी के लिए वंस अगेन एनसीईआरटी, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक, तो ये सारे बेसिक बुक्स का अध्ययन किया मैंने। इसके अलावा विजन आईएएस के नोट्स और विजन आईएएस के जो फ्री रिसोर्सेज हैं उनका मैंने पूर्णतः सदुपयोग किया। विजन आईएएस के मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी 2018 में, और उस टेस्ट सीरीज के मॉडल आंसर्स और साथ में जो वैल्यू एडेड मटेरियल आता है उसको भी मैंने पूर्णतः इस्तेमाल किया, और ये मेरे मेजर सोर्सेज थे जिनको मैंने यूज़ किया अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर। अगर मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करूं तो मैंने दो वेबसाइट्स का मेनली इस्तेमाल किया, आईएएस बाबा और इनसाइट्स ऑन इंडिया। आईएएस बाबा की आईएलपी प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था मैंने, और आईएएस बाबा के डेली करंट अफेयर्स की एनालिसिस जो है मुझे बहुत अच्छी लगती थी, वहाँ से मैंने किया। इनसाइट्स ऑन इंडिया की भी करंट अफेयर्स में फॉलो करते रहता था। इन दोनों वेबसाइट्स पे बहुत सारे टॉपर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी डाल रखी थी, और उस स्ट्रैटेजी को भी मैं देखते रहता था, वहाँ से गाइडेंस लेते रहता था। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर रॉज की एक डेली न्यूज़ सिंप्लीफाइड नाम की एक सीरीज़ चलती है, तो जिसमें वो डेली अखबार की एनालिसिस करते हैं, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई, और उसको भी मैंने काफ़ी हद तक फॉलो किया। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो मुझे ऑफलाइन नोट्स बनाना पसंद था। मैं बुक्स और नोट्स दोनों से मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स बनाने पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में क्योंकि मैंने अपने रिसोर्सेज भी बढ़ाए और रिवीजन पर फोकस रखा, तो नोट्स इतने ज़्यादा नहीं बना पाया। लेकिन जहाँ भी नोट्स बनाए मैंने कोशिश की कि बहुत कॉन्साइज नोट्स बनाऊँ, और इस तरह के नोट्स बनाऊँ जिससे फाइनल डे अगर मैं रिवाइज़ करूँ तो वो बहुत जल्दी मेरे नोट्स रिवाइज़ हो जाए। अपना टाइम मैनेज करना इस प्रिपरेशन में एक सबसे बड़ा स्ट्रगल भी है, और इस प्रिपरेशन की कहीं ना कहीं एक रिक्वायरमेंट भी है। तो अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने हमेशा से रूटीन बेस्ड स्टडी की है। अगर मैं 10th 12th आईआईटी या सिविल सर्विसेज किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन की बात करूं तो आई हैव ऑलवेज रिलाइड ऑन अ टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी, और सिविल सर्विसेज के लिए भी मैंने यही किया। मैं डेली, वीकली, मंथली रूटीन्स बनाता था, उनको फॉलो करता था, जिसमें मैं डिमार्केट कर देता था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, उसे कब रिवाइज करना है, और ये टाइम बाउंड प्रिपरेशन, इस टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी ने मुझे बहुत हेल्प किया। अगर मैं डूज एंड डोंट्स की बात करूं कि तैयारी में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो देखिए हार्ड वर्क का तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। हर किसी का अपना एक फिक्स्ड होता है कि आप कितने आवर्स पढ़ने में कंफर्टेबल हैं। मैं 8 से 10 घंटे पढ़ सकता था जब मेरा दिन हो, और अगर नॉर्मल डेज़ की बात करूं जब परीक्षा बिल्कुल सर पर नहीं थी, तो उन दिनों मैं 6 से 8 घंटा पढ़ता था। इससे ज़्यादा अगर मैं पढ़ाई करता था तो मैं बाकी चीज़ों पर फोकस नहीं कर पाता था, और कहीं ना कहीं 2-3 दिनों के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस, जो मेरी जो अगर मैं बोलूँ जो निरंतरता रहती है, जो कंसिस्टेंसी रहती है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता था। तो इसलिए मैंने 8 से 10 घंटे का अपने लिए एक आइडियल टारगेट रखा हुआ था। तो आप लोग भी अपना फाइंड कीजिए कि आपके लिए वो आइडियल टाइम क्या है जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, दिन के किस समय आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कब आप पढ़ाई बेहतर कर सकते हैं, और एक टाइम टेबल बनाइए। और उसी तरह ये बहुत आवश्यक है, अगर डूज की मैं बात करूँ, कि आप टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। और इस एग्ज़ाम में सक्सेस और फेलियर जो है उनके एक बीच में एक बहुत थिन मार्जिन रहती है, और ये थिन मार्जिन आपको इंश्योर करना है कि आप इसमें सक्सेस की तरफ रहें। और अगर कभी फेल हो भी जाए, मैं अपने पहले अटेम्प्ट में नहीं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाया था, अगर कभी किसी तरह आपको असफलता का मुंह देखना भी पड़े तो उससे निराश मत होइए, क्योंकि ये एक मैराथन है, ये एक 100 मीटर रेस नहीं है। और अगर आप लगे रहेंगे निरंतरता से, परिश्रम के साथ, तो आप अवश्य सफल होंगे इस एग्ज़ाम में। अगर डोंट्स की बात करूं तो डिस्ट्रैक्शन से जितना हो सके उतनी दूरी बनाइए, सोशल मीडिया से दूर रहिए। मैंने 2016 में जब से प्रिपरेशन की थोड़ी बहुत शुरुआत की थी अपने कॉलेज के दिनों से ही, तभी से मैंने अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया था। इंस्टाग्राम वगैरह पे मैं बहुत लेट आया, जब मेरा इंटरव्यू वगैरह हो गया उसके बाद ही इंस्टाग्राम चलाना शुरू किया मैंने। तो मैंने सोशल मीडिया से एक दूरी बनाकर रखी। मैंने इंश्योर किया कि मैं अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो पढ़ाई को दूं, और जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो उनसे दूर रहूं। और कोशिश कीजिए कि आपका जो रिक्रिएशन भी जो आप कर रहे हैं, जो आप खुद को रिफ्रेश करने के लिए कर रहे हैं, वो एक प्रोडक्टिव सा रिक्रिएशन हो, जिससे कि आप वापस से तरोताज़ा होकर, एनर्जेटिक होकर तैयारी में वापस आ सकें। इंटरव्यू मेरा आर.एन. चौबे सर बोर्ड ने लिया था। मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा हुआ था। आर.एन. चौबे सर ने एंड में एक्सेलेंट इंटरव्यू बोला था।
अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो मुझसे मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस पे क्वेश्चन पूछे थे। आर्यन चौबे सर ने मुझसे 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी क्वेश्चंस पूछा था। चूंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था तो एक लेडी मेंबर जो थी उन्होंने मुझसे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ कोरोना वायरस भी पूछा था। मैंने अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे मॉक्स दिए। मैंने कम से कम 10 से 12 मॉक्स दिए अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के दौरान, और ये मॉक्स मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी, इंटरव्यू इज़ फाइनली अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। आप किस तरह आपकी पर्सनैलिटी है, आप किस तरह खुद को प्रेजेंट कर पा रहे हैं इंटरव्यू बोर्ड के सामने। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ये सारी आप ध्यान रखें इन बातों का, आप अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल जो बेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट कर सकें, और उसके लिए मॉक्स देना कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि आपको जो वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है, जो गाइडेंस मिलती है ये मॉक्स देकर, और एक जो सिमुलेशन होता है एक्चुअल इंटरव्यू और मॉक्स के दौरान जो ये आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, दिस इज़ इमेजरेबल एंड दिस इज़ डेफिनेटली। तो मॉक्स देने का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दें, कम से कम मैं बोलूँगा 5 से 6 मॉक्स दें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा और आप इंटरव्यू में एक बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। अगर मैं कोचिंग की बात करूं तो देखिए, मैं ये मानता हूं कि ये बिल्कुल पर्सनल वो होता है। कुछ लोगों को कोचिंग बहुत पसंद आती है, वो कोचिंग के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। कुछ लोग बिना कोचिंग के भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं यह मानता हूं कि कोचिंग लेना या न लेना, यह डिसीजन एक इंडिविजुअल को खुद से लेना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ्स और अपने वीकनेसेस का आकलन करके। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी, चाहे कोचिंग या बिना कोचिंग के, अगर आप अच्छा कर सकते हैं तो अपने गट फीलिंग के साथ जाइए। और कोचिंग में अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर एक गाइडेंस मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। मैंने कॉलेज के 3rd ईयर के दौरान कोचिंग ली थी, और उससे मुझे उस टाइम काफ़ी गाइडेंस मिली थी, एक मोटिवेशन मिला था, और जो मेरी प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गई थी। अगर मैं टिप्स की बात करूं, जो एस्पिरेंट्स कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो मैं बोलूँगा कि देखिए, आजकल का जो डिजिटल एरा है और इंटरनेट पर जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो कोचिंग आजकल एक नेसेसिटी नहीं रह गई है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग, अगर आप छोटे से शहर में रह रहे हैं, अगर आप बिहार के किसी सुदूर इलाके से आ रहे हैं, अगर आप देश के कहीं भी दूसरे कोने में, अगर आप दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, और तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स अवेलेबल हैं। आप इंटरनेट का सदुपयोग करें। आपको गाइडेंस के लिए बहुत सारे इंटरनेट पर लोग भी अवेलेबल है, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप अगर उनका जुडिशियस यूज़ करेंगे, वेबसाइट्स हैं, IAS बाबा, इनसाइट्स ऑन इंडिया, फोरम IAS, आप इनका जुडिशियस यूज़ कीजिए। स्ट्रैटेजीज आपको टॉपर्स की ऑनलाइन मिल जाएगी। टॉपर्स अपने वीडियोज़, अपनी स्ट्रैटेजी, अपने नोट्स, सारी चीज़ें शेयर करते हैं ऑनलाइन। तो कहीं ना कहीं आपका इस प्रिपरेशन में जो वो वाला पार्ट है, जो गाइडेंस और मोटिवेशन वाला पार्ट है, वो कहीं ना कहीं वहाँ से पूर्ण हो जाएगा। जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जो अपकमिंग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसके जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि इस एग्जाम में, जैसा मैंने पहले भी कहा आपसे, इस एग्जाम में हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो 4 मूल मंत्र हैं इस एग्जाम के। पहला है हार्डवर्क या परिश्रम, दूसरा है कंसिस्टेंसी या निरंतरता, तीसरा है फोकस, तो आपको अर्जुन की तरह आपका बिल्कुल ध्यान जो है अपने लक्ष्य पर रहना चाहिए, और चौथा है सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मबल। ये 4 मैं बोलूँगा, इन 4 मूल मंत्रों को गांठ बांध लीजिए। दीज शुड बी द 4 पिलर्स ऑफ योर प्रिपरेशन। और बाकी हर इंसान की अपनी एक इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी होती है, अपनी एक स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस होती है। अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पर काम कीजिए। देखिए कि आप किस तरह के स्ट्रैटेजी या किस तरह के इन्वायरमेंट या किस तरह के माहौल में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किस तरह की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सूट करती है आपको। खुद की अपनी एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाएं, उसको खुद से कस्टमाइज़ करें, खुद के लिए मोल्ड करें। अपने पेरेंट्स और अपने जितने भी आपके टीचर्स हैं उनका रिस्पेक्ट करें, उनसे गाइडेंस आपको हमेशा मिलते रहेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना आत्मबल बनाए रखें, अपना मनोबल बनाए रखें, और आप अवश्य सक्सेसफुल होइएगा इस एग्ज़ाम में। बहुत बहुत धन्यवाद।